हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लाइंस और एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं लाइन क्या होता है। बेसिकली लाइन से तो आप फैमिलियर हैं, आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। बेसिकली आपको जो भी इस तरीके से जो दिखती है ये चीज़, ये और दिस वन, दिस ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन। ठीक, तो अब इस चैप्टर में हमारा जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं इस चैप्टर में या क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा एक वर्ड आता है लाइन सेगमेंट। बेसिकली लाइन सेगमेंट हमारा होता क्या है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? लाइन सेगमेंट क्या होगा? कोई भी एक आपके पास एक लाइन होगी, उस लाइन के ऊपर आपने कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर दिया सपोज, या आपने 2 पॉइंट लिए। ठीक है, दोनों पॉइंट से आपने क्या करा, एक पॉइंट यहाँ रख दिया और एक पॉइंट इस तरफ रख दिया। तो ये बेसिकली यहाँ से ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो देन दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन आपका हुआ है बीच में, ये वाला ए से लेके बी का पोर्शन जो है, यही पोर्शन क्या कहलाएगा? आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। एक लाइन का एक हिस्सा जो होता है, छोटा सा हिस्सा लाइन का, वो आप क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइन सेगमेंट कहाँ से निकल के आएगा? हमारा लाइन के अंदर से ही निकल के आएगा। ठीक है, तो एक आपका एक ऐसी लाइन जिस पे आप कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर दें, जहाँ पर भी आप एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर दिया, एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये जो इसके इनके इन बिटवीन जो पोर्शन होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर देन हमारा आता है रे। क्या होती है हमारी रे? क्या होती है? अब एक ऐसी लाइन जिस पे केवल एक ही पॉइंट हो, जिसका केवल एक एंड पॉइंट हो और दूसरी डायरेक्शन में उसे मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। जैसे ये एक लाइन है सपोज, यहाँ पे आपने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया है। अब इस पोर्शन को आप क्या कर सकते हैं? इस पोर्शन को आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रे कहलाएगी। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि जैसे ये आपका एक एंड पॉइंट ये हो गया। ठीक, यहाँ पर ये ए आ गया आपका, और इसको मैं क्या करूं, जैसे मैंने ये पोर्शन कर दिया इस तरीके से, और मैं इस तरफ से इसको कितना भी एक्सटेंड कर दूं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। इस पॉइंट को अब यहाँ ना रख के हम यहाँ रख सकते हैं, तो इस पॉइंट को मैं आगे कितना ही बढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा एंगल। क्या होता है? जब हमारा कोई भी बेसिकली एक पॉइंट है, हमने सपोज ये मान लिया कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ही जब 2 रे अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं, क्या बताया मैंने? जब इस पॉइंट से 2 रे अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिनेट पॉइंट हो जाएगा। ओरिजिनेट का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से रेज निकल रही हैं आपकी। जब आपकी एक कॉमन पॉइंट से 2 रे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो उनके बीच का जो ये गैप आया, ये गैप क्या कहलाता है आपका? इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और यही आपको किसको मेजर करता है? एंगल को मेजर करता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्या लाइन सेगमेंट के बारे में और रे के बारे में और एंगल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली कितने टाइप्स के आपके एंगल होते हैं। ठीक, तो इसे समझने से पहले ये थोड़ा सा ना इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर आपको चीज़ें याद रहने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम हमारा सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होगा हमारा? सबसे पहले लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका? किसी भी, मैंने क्या बताया था, एक लाइन का एक ऐसा पोर्शन जिसके पास क्या होंगे, उस लाइन पर 2 एंड पॉइंट होंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पोर्शन ऑफ अ लाइन विद 2 end points is called a line segment। ठीक है, एक लाइन का एक ऐसा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, कोई भी पोर्शन, ठीक है, एक टुकड़ा बोल सकते हैं कहने का मतलब, जिसके पास क्या होंगे? 2 एंड पॉइंट होंगे विद 2 एंड पॉइंट्स, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। जैसे सपोज ये एक लाइन है, अब एक लाइन है ये, बेसिकली आपने क्या कर लिया, इस पे ए पॉइंट डाल दिया, इधर बी डाल दिया, तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? कि लाइन सेगमेंट हो गया।
क्योंकि ये लाइन क्या होगी, आगे बड़ी होगी, लंबी लाइन होगी कोई, हमने इस पे 2 पॉइंट फिक्स करके क्या कर दिया, इसको लाइन सेगमेंट की फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है आपका, रे क्या कहलाएगा आपका, रे क्या होती है आपकी, रे पे चलते हैं। अब रे पे क्या बताया था, जिसके पास केवल एक एंड पॉइंट होगा और दूसरे एंड को कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपका रे कहलाएगा। तो रे में क्या लिख देंगे, अ पार्ट ऑफ ए लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन with one end point and can be extended in one direction, is called a ray। एक डायरेक्शन में आप कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दिस, आपने ये पॉइंट फिक्स कर दिया और दूसरा ये सपोज ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक। तो इस एंड पॉइंट को आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी, ठीक। तो ये आप जैसे जैसे हम तीर होता है ना हमारा, जैसे जो रामलीला वगैरह में जाते हैं तो जो धनुष होता है ना, धनुष जिस पॉइंट को हम क्या होता है, थ्रेड होती है, थ्रेड पे लगाते हैं और आगे क्या होता है, ट्रायंगल शेप का होता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या, जो आपका जो वो क्या कहलाता है, रे कहलाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे रखते हैं, जो थ्रेड पे अटकाते हैं इस पॉइंट को और फिर छोड़ते हैं इस तरीके से। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, तो यहाँ से तो आपने इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ से तो बढ़ नहीं सकता है ये आगे, लेकिन इस एंड पॉइंट में इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। सपोज जैसे मेरा छोटा पड़ जाता है, जब इंद्रधनुष जो हमारा धनुष होता है, उसको जब हम इसे तीर उसमें लगाते हैं, थ्रेड में लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, कभी कभार छोटी पड़ जाती है वो, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक थोड़ा सा रस्सी से बांध के इसमें एक छोटा सा बेसिकली लकड़ी टाइप का अटैच कर देते हैं। उसको बड़ा करने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी बेसिकली लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो रे में भी यही क्या है आपका, कि एक लाइन का एक ऐसा पार्ट है जिसका केवल एक एंड पॉइंट होगा और दूसरे एंड को आप कितना भी एक्सटेंड कर ले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद हम एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या है, बेसिकली एंगल के बारे में क्या बताया मैंने, कोई भी आपका एक ओरिजिन पॉइंट होगा, एक ओरिजिन पॉइंट है आपका। सपोज मैंने कोई एक पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, ये एक पॉइंट फिक्स कर दिया, अब मैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ इस पॉइंट से, मैं इधर चला जाऊँ, एक बार इधर चला जाऊँ, या एक बार इधर चला जाऊँ, एक बार इधर चला जाऊँ, ऐसे चला जाऊँ, ऐसे चले जाऊँ, तो उनके बीच में दोनों लाइन, इस लाइन से लेके दूसरी लाइन तक के बीच में जो बेसिकली डिस्टेंस होगा, कर्व टाइप का डिस्टेंस, वो आपका किससे मेजर करेंगे, मैं एंगल से मेजर करेंगे, वो आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू रेज originate from a common end point and they move in different direction। और मूव किस में कर रही है, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिफरेंट डायरेक्शन, देन an angle is formed। तो क्या होगा, आपका एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। जब दो रेज आपकी ओरिजिनेट होंगी आपकी किसी कॉमन एंड पॉइंट से और वो अलग अलग डायरेक्शन में अगर आपकी मूव कर जाती हैं, तो हमारा क्या बनेगा, बेसिकली एंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। सपोज जैसे कोई एक कॉमन एंड पॉइंट हो गया, ये एक ओरिजिनेट मान लो, ओरिजिनेट पॉइंट है, एक रे आपकी इस तरफ चली गई और एक रे आपकी इस तरफ चली गई, तो इनके बीच में जो ये एंगल बना है, इसको O पॉइंट मानो। सपोज यहाँ पर A है और ये B है, और जो इनके बीच में एंगल बनता है, एंगल को हमेशा थीटा से मेजर करते हैं, तो ये आपका क्या बनाएगा, एंगल की फॉर्म, ये एंगल बन जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एंगल। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका कॉमन एंड पॉइंट हो जाएगा, जो दोनों रे के लिए काम कर रहा है आपका, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है और एंगल क्या होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और तीनों में आपका बेसिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा है टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, कि बेसिकली एंगल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद ये हमारा पॉइंट है,
नाउ नेक्स्ट स्टडी है हमारी टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला एंगल आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में आई होप आप छोटी छोटी क्लास में आपने पहले पढ़ लिया होगा, तो कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते, बताता हूँ मैं, ठीक है। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि बेसिकली ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम, देखो, जब कोई भी एंगल हमारे एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो वो क्या बन जाएगा? इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे एंगल बेसिकली जिनको मेजर किया जाएगा किस किस के बीच में? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में मेजर किया जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या है? बेसिकली कोई एक ये लाइन है सपोज, ठीक, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको छोड़ो, या एक ऐसा हमने मान लिया एंगल को, मैंने क्या बोला? थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थीटा कहलाएगा हमारा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा थीटा कहलाएगा, थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा? 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा आपका? ऐसे एंगल जिनको आप मेजर कर रहे हैं, किन किन के बीच में मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं या माप रहे हैं हम, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो इसमें 1 आ जाएगा और 89 डिग्री आ जाएगा, 0 नहीं आएगा और 90 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हम इस तरीके से बोलते हैं थीटा जो है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल बन जाएगा। अब 0 से 90 की बात हो गई है, ठीक है। अब इसका मतलब 90 की बात तो यहाँ नहीं करी उसने, अब 90 से चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो जो एंगल आपका 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का एग्जैक्ट हो जाए, वो आप क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल बोल देते हैं उसको। देखो ये चीज़ें मैं जो एक आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, ये थ्योरी आपको जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो ना तो आपको 9th क्लास में प्रॉब्लम आई और ना ही आपको 10th क्लास में प्रॉब्लम आएगी। तो थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी चीज़ें ना हमें दिमाग में रहती हैं और लिखा हुआ रहेगा, तो हम उसको बाई चांस कभी भूल जाएं तो हमें नोट्स को पढ़ लें तो हमें याद आ जाता है बेसिकली कि हमें जो सर ने पढ़ाया था बेसिकली वो हमें किस तरीके से समझाया था, वो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को थ्योरी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल मान लो, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या हो जाएगा? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। एक ऐसा एंगल जिसको आप मेजर करें 90 डिग्री, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एज राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसको मेजर किया जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा एंगल जिसको मेजर किया जाएगा कितना? 90 डिग्री, तो आपका क्या कहलाएगा? राइट एंगल बन जाएगा आपका। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपका थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, बस इतना याद रखना है। जहां पर भी आपको थीटा 90 डिग्री दे दे तो इसका मतलब वो राइट एंगल है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमने 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर ली, 90 डिग्री की बात कर ली। अब हम चलेंगे बेसिकली 90 से और 180 के बीच में, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की बात करेंगे। जब किसी भी एंगल को आप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम मेजर करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा? आपने किसी भी एंगल को इस तरीके से मेजर किया, ठीक है, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको, तो वो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे। तो लिखेंगे एन एंगल
whose measure an angle whose measures lies between 90 degree and 180 degree is called as obtuse angle। तो उसको क्या बोल देंगे आप? obtuse angle बोल देंगे। तो इसमें क्या होगा, थीटा आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, तो इसको आप क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे। बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल आपका होता क्या है, ठीक। अब इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल तो हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? देखो यहाँ पर जीरो से 90 डिग्री के बीच की बात हो गई, 90 डिग्री की बात हो गई, 90 से 180 के बीच की बात हो गई। अब अगर हम 180 डिग्री की बात करेंगे तो वो आपका एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल? क्या हो जाएगा आपका? एक ऐसा एंगल जिसको आप 180 डिग्री मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, ठीक। तो स्ट्रेट एंगल पे चलते हैं अब हम। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाएगा? जब किसी एंगल को मेजर किया जाएगा, कितना? जब किसी एंगल को मेजर करेंगे हम 180 डिग्री तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो लिखेंगे एन एंगल whose measure is 180 degree is called as स्ट्रेट एंगल। जब किसी भी एंगल को आप 180 डिग्री आप अगर मेजर कर लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? स्ट्रेट एंगल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री आपकी आ जाएगी, ठीक। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? देखो 180 डिग्री की तो बात हो गई यहाँ पर आपकी। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा? जब किसी एंगल को 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम मेजर किया जाता है, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया? हमने लिया 0 डिग्री और यहाँ पे सपोज हमारा 360 डिग्री है, यहाँ मान लो 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है। जब मैंने इन दोनों के बीच की बात करी तो मेरा बन गया एक्यूट एंगल। जब मैंने इसकी बात करी 90 डिग्री की तो बन जाएगा आपका राइट एंगल। जब मैंने इन दोनों के बीच की बात करी तो मेरा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। जब मैंने 180 डिग्री की बात करूंगा तो मेरा बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। जब 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की बात करूंगा तो वो मेरा बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इनके बीच 0 से 90 डिग्री के बीच एक्यूट, 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच की बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री की बात करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच की बात करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो आप ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को। जब किसी भी एक डेफिनेशन याद करनी है बस आपको इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिकली जो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहे हैं बस एक ये दिमाग में आना चाहिए, बस आपके ये दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। बस यहाँ पे इसी डेफिनेशन को लेके चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या हो जाएगा? एक ऐसा एंगल, अब मैंने क्या बताया, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा एंगल जब इन 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी? एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। बस ये स्टेटमेंट एक डेफिनेशन याद करनी है, बाकी सारी डेफिनेशन उसी से बन जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर lies between 180 degree and 360 degree is called as reflex angle, ठीक है। जब किसी भी एंगल को आप बेसिकली क्या करेंगे? 180 डिग्री से जब बेसिकली आपका कोई भी आपका एंगल जब मेजर किया जाएगा 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में तो वो आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा जो होगा वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आप अगर आपको कोई भी एक एंगल दे देगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्स एंगल तो देगा नहीं,
ठीक है, अगर दे भी देगा तो वो जिस एंगल का रिफ्लेक्स है वो पूछेगा आपसे। तो वो बोलेगा कि एक आपको एक एंगल दे दिया उसने, गिवन कोई भी एक एंगल दे दिया, और वो उसने पूछा है एक ऐसा एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करो। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक चीज याद रखनी नोट में, अगर टू हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में से जो भी गिवन एंगल है, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है वो उस एंगल को क्या कर देंगे, 360 डिग्री में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके हमारे क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो ये नोट में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो उसमें क्या होगा, जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है किसी भी एंगल का, तो हमें क्या करना है, उस एंगल को जो आप जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, ठीक है, तो 360 डिग्री में से गिवन एंगल जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही है उस एंगल को माइनस कर दो, तो आप कहाँ किस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, आप रिफ्लेक्स एंगल के रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हमारा क्या है, इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल के बाद होता है हमारा कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, अब इनके बीच की भी बात हो गई। जब इनके बीच की बात हो गई तो अब इसकी बात करेंगे हम। तो जिस एंगल को हम बेसिकली 360 डिग्री मेजर कर दें, किसी भी एंगल को जो हमारा 360 डिग्री एंगल मेजर कर देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। इसका मतलब जहाँ से चले हम घूम फिर के वहीं पर आ गए, उसी पॉइंट पर, तो वो हमने पूरा एक सर्कल रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, घूम गए हैं बेसिकली एक, तो हम पूरा एक चक्कर लगा दिया हमने, तो वो हमारे पूरा जो चक्कर होता है कंप्लीट, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो 360 डिग्री के एंगल को मेजर कर देता, मतलब बना देता है, आपका कहने का मतलब। ठीक, तो इसके बाद हमारा क्या है, अब इसके बाद है हमारा कंप्लीट एंगल। इसके बाद छठा क्या है हमारा, कंप्लीट एंगल है हमारा। कंप्लीट एंगल है क्या, देखो 6 पॉइंट आपका क्या कहता है, कंप्लीट एंगल में आपसे कहता है कि किसी भी एंगल को आपने एन एंगल whose measure is 360 degree is called as कंप्लीट एंगल। जब किसी भी एंगल को आप 360 डिग्री मेजर करते हैं, सॉरी, तो वो आपके क्या हो जाएगा, बेसिकली कंप्लीट एंगल बोल देंगे उस एंगल को। ठीक है, तो जहां पर थीटा की वैल्यू आपको 360 डिग्री दिखाए। अभी थीटा बेसिकली एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर एक, तो जब आपको फिगर में देगा तो जरूरी नहीं कि थीटा ही लिखा हो, वहां पर एंगल ए भी लिख सकता है, एंगल बी लिख सकता है, ठीक है, एंगल सी लिख सकता है। तो जब भी कोई भी एक वेरिएबल होगा, ए बी सी डी में से कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है, जैसे ये लिख दिया, और ये बेसिकली इस तरीके से लिखेगा। ये रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन आपकी एंगल की होती है, एंगल की। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगी नीचे और सीधा इस तरीके से, तो ये आपको रिप्रेजेंट क्या करेगा, एंगल को। एंगल लिख दो, अब इसके आगे मैं कोई एक, इसके पीछे की तरफ मैं क्या लगा दूं, अगर कोई अल्फाबेट लगा दूं, तो ए लगा दिया मैंने, तो ये बन गया एंगल ए। अगर ऐसे लिख दूं तो ये बन जाएगा आपका एंगल बी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी समझने के लिए। अब थीटा क्या होगा, बेसिकली हमने कि थीटा जहाँ लिखा है वो बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। जब वो फिगर में आपको कुछ देगा, जरूरी नहीं थीटा ही दे, अल्फाबेट भी दे सकता है। ठीक, तो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड सो ऑन, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो चीज़ों में हमें क्या करना है, चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है बस हमें। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हमारा कंप्लीट एंगल तो हो गया। चलो, अब इसके बाद हमारे दो एंगल और आते हैं जो इनसे थोड़े से डिफरेंट है। हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे होते क्या है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, अब यहाँ तक तो हमने जो एक्यूट एंगल में क्या पढ़ा था, ऐसे एंगल जिसको हम 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बात करते हैं, एक्यूट एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपसे क्या पूछेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पूछेगा, बेसिकली पूछेगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। बेसिकली आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि ऐसे एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। हम क्या कैसे बता सकते हैं चीज़ों को, कोई हमसे पूछे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होता है बेसिकली,
तो आप क्या बताएंगे कि भाई ऐसे एंगल जिन एंगलों का सम, जब किन्हीं दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री हो जाए तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 7 पॉइंट को आपको लिखना है। आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 7 पॉइंट डाल के लिखें। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे ना क्वेश्चंस आते हैं आपके 2-2 नंबर में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे बाद में। तो पहले मैं इन चीज़ों को समझा देता हूँ। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में बेसिकली हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, टू एंगल्स इज सेट टू बी complementary, if their sum is 90 डिग्री। जब दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री जब बोलेंगे हम, जब उनका सम कितना हो जाए 90 डिग्री आ जाए तो वो बोल देंगे हम। जैसे कोई भी दो एंगल, एक θ1 है और एक θ2 है, ये दोनों एंगल हो गए, ये एक अलग एंगल है, एक अलग एंगल, इन दोनों को जोड़कर अगर 90 डिग्री आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। जैसे आपसे बोल दे भाई ये 36 डिग्री दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, 36 डिग्री दे रखा है आपका, तो 36 डिग्री में क्या होगा, जैसे आपको 36 डिग्री दे दिया, वो बोलेगा इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो क्या करेंगे हम, इस एंगल को 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे। इस एंगल को जैसे ही मैं 90 डिग्री में से माइनस करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, 6 इधर जाएगा 10 हो जाएगा ना, 60 हो गए और 60 हो गए 30, कितना हो जाएगा 90, कहने का मतलब। ठीक है, तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा जब आपसे, तो आपको क्या कर देना, सिंपली आपको 90 डिग्री में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना जिस भी एंगल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इस एंगल किससे रिलेटेड पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इस एंगल को 90 डिग्री में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो उनका θ1 प्लस θ2 कितना हो जाना चाहिए, आपका 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, चलो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में लिख देता हूं मैं। इसके बाद 8th क्या है आपका, 8th आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो जाएंगे, टू एंगल्स इज said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल अगर उनका सम 180 डिग्री आता है तो उनको आप सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। जैसे θ1 प्लस में θ2 आपके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो, ये तो हमारा आ गया टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने कितने बेसिकली 8 चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे बेसिकली जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा, अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं। ये दो वर्ड आएंगे, तो इन दोनों वर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या, वो बेसिकली आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देखो, मैं मार्कर में जब तक इंक डाल देता हूँ, आप इसको देखो एक बार। देखो, अब इसके बाद क्या है, हमारा एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे हमारे, देखो कोई भी क्या होगा, सपोज ये हमारे पास एक रे हो गई इस तरफ, अब यहाँ पे क्या होंगे, 3 रे होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपकी क्या हो गई बेसिकली
ये आपकी रेज हो गई जो अलग अलग डायरेक्शन, सपोज ये O पॉइंट हो गया ओरिजिनेट, ये A हो गया, इसको B से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने कर दिया C से रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 3 रे होंगी। 3 रे में क्या होना चाहिए, एक तो उनका कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए जहाँ से वो निकल रही हैं सपोज, या कॉमन ओरिजिनेट पॉइंट होना चाहिए, ठीक। और जब भी एडजेसेंट एंगल बनेंगे तो सपोज जैसे एक एंगल तो आपका ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो इसमें क्या है बेसिकली एक कॉमन है, ये OB जो है वो इस वाले एंगल में भी आ रही है और OB जब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो उसमें भी OB आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी बन जाएगी कॉमन आर्म, ये आपकी क्या बन जाएगी, कॉमन आर्म बन जाएगी, कॉमन आर्म बन जाएगी। आर्म को हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक, कॉमन आर्म बन जाएगी, ठीक। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ, इस कॉमन आर्म के अगर दोनों तरफ आपकी नॉन कॉमन आर्म होगी, ये नॉन कॉमन आर्म है और ये एक नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो कॉमन आर्म के दोनों, इससे एक राइट हैंड साइड तरफ होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड तरफ होगी। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये लेफ्ट हो गया हमारा और ये राइट हो गया, ठीक। तो आपका जो ये एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल, ये की एंगल ये और एक एंगल ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक। दोबारा सुनो, एडजेसेंट एंगल क्या होगा, जब भी आपका कोई एक पॉइंट जहां से 3 रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही होंगी, ठीक, तो जब डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही होंगी तो वहां से एंगल की फॉर्मेशन होगी। जैसे एक एंगल तो आपका ये बन गया, एंगल क्या क्या बन जाएगा, एंगल AOB बन जाएगा एक, और ये क्या बन जाएगा, एंगल BOC बन जाएगा। ये आपके क्या बन गए, एंगल बन गए। ये एंगल बनने के बाद क्या होगा, ये जो OB है, ये जो आर्म है, ये दोनों में आ रही है, OB यहाँ पर भी है और OB यहाँ पर भी है। अब ये जो है OC और OC, जैसे OA हो गया और OC हो गया, OC और OA ये क्या बन जाएगी, दोनों नॉन कॉमन आर्म हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब जब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो उसमें ये वाली साइड तो आ नहीं रही है, जब ये वाला एंगल ले रहा हूँ उसमें ये वाली साइड नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये एक नॉन कॉमन है और ये नॉन कॉमन है, ठीक। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल की खासियत होती है कि आपके पास तो एक कॉमन क्या होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए, कॉमन एक तरीके से ओरिजिनेट पॉइंट होना चाहिए, आपका कहने का मतलब, इसको ओरिजिनेट बोल दो या एंड पॉइंट बोल दो, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, आपका एक कॉमन आर्म होनी चाहिए आपके पास, और कॉमन आर्म के जो आपकी नॉन कॉमन आर्म होंगी, जैसे ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, तो वो कॉमन आर्म के दोनों एक इस साइड पे होगी, एक इस साइड की तरफ होगी, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या हो जाता है आपका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है आपका, जैसे कोई भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, सपोज कोई भी एक लाइन दे दी, ठीक, सपोज कोई भी आपको क्या दे रखी है, एक लाइन दे देगा आपको। जब कोई भी आपको एक लाइन दे देगा, सपोज ये एक लाइन है आपके पास, अब ये लाइन आने के बाद क्या होगा, सपोज एक रे खड़ी कर दी मैंने इसके ऊपर, तो ये देखो ये पॉइंट क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया तीनों के लिए, तो इट मीन्स ये आपका क्या बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो एडजेसेंट में भी ऐसे ही होता है, तो ये एडजेसेंट एंगल तो होंगे पक्का। जिन एडजेसेंट एंगल के अंदर इन दोनों एंगल का सम, जिन एडजेसेंट एंगल के अंदर इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाता है। क्या बताया मैंने, आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक रे खड़ी करी है, ठीक है, तो एक एंगल तो ये बना और एक एंगल ये बना, ये कॉमन पॉइंट हो गया, एक ये क्या हो गया, ये कॉमन आर्म हो गई, इसके लिए भी इसके लिए भी, ठीक है, और ये नॉन कॉमन आर्म हो गई। तो एडजेसेंट एंगल वाली सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसको एडजेसेंट एंगल तो बोल सकता हूँ। लेकिन जिन एडजेसेंट एंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री आ जाता है, वही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जितना मैंने इस चीज़ को बताया उस चीज़ को हमें लिखना है बस अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होंगे, टू एंगल्स इज सेट टू बी एडजेसेंट एंगल
इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सपोज ये कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स ही रहा पॉइंट, ये कॉमन वर्टेक्स ही है, इसको कॉमन वर्टेक्स बोल देंगे। ये कॉमन पॉइंट बोल दिया आपने, ये आपका कॉमन वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं दो एडजेसेंट एंगल जब कहलाएंगे आपके, टू एंगल्स इज सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट हो जाएगा दे हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म हो। तीसरे में क्या होगा, तीसरा पॉइंट आपका होगा देयर नॉन कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन दी आइदर साइड ऑफ दी कॉमन आर्म। ठीक है, वो कह रहा है देयर नॉन कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, कॉमन आर्म की एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल में क्या है आपका, दो एंगल आपके एडजेसेंट एंगल कब कहलाएंगे, जब उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स आपका यहाँ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपका कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म ये हो गई। और देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ क्या होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये आपके क्या कहलाएंगे, ए ओ बी, ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल, ए ओ बी और बी ओ सी। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात करते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या हो जाएगा, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होगा आपका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या हो जाएगा। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, एक लाइन मान लो, ये सपोज ए हो गया, ये हो गया आपका बी, और ये सपोज ये पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर एक रे खड़ी कर दी आपने, ये ए हो गया, इसको सी मान लो। ठीक, जब एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन आर्म हो गई, ये दो, ये ओ ए और ओ बी नॉन कॉमन आर्म हो गई इसके रेस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन गई, एडजेसेंट एंगल की जितनी भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर गया। तो ये बेसिकली इसको हम एडजेसेंट एंगल तो बोल सकते हैं। अब एडजेसेंट एंगल के अंदर अगर ए ओ सी और बी ओ सी दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल देंगे। ठीक है, तो अब इसको हमें लिखना है बस। अब यहां पे लिख देंगे इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द एडजेसेंट एंगल so forms are known as linear pair of angles। ठीक है, वो कह रहा है एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक रे खड़ी हुई है, तो देन एडजेसेंट एंगल अगर बन रहे हैं वहां पर, तो उन एडजेसेंट एंगल को से हम क्या बोल देंगे कि क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब नोट में एक चीज याद रखनी है आपको कि जो सम होता है किसका, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। जो सम होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, क्या बताया मैंने, कोई भी एक रे, एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर अगर रे खड़ी है, ठीक, तो एडजेसेंट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल देंगे। अब यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गए। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल की खासियत क्या होती है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय।